Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of मई 2022. तो गाइज आज है तारीख 9 मई 2022। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखो अदरवाइज़ अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप लोग टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये 3 चैनल ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर भी आपको 19,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो तीनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको टीएनए का पीडीएफ, साथ ही साथ द हिंदू का पीडीएफ, देन डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह भी करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। और आज का डिस्कशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको पता है ये जो हमारा वीडियो है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखो ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आर्टिकल मैं पहली न्यूज़ को कवर करने के बाद कवर करूंगा। तो पहली न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर पर ये वाली न्यूज़ कवर करूंगा। इस न्यूज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है नेस्ले के बारे में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी देर बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल भी पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022। अब ये साल 2022 में लॉन्च करी गई है, इस वजह से 2022 नाम दे दिया गया, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा है वो साल 2021 का है। नाम से ही पता चल रहा है ये जो रिपोर्ट है इसने फूड क्राइसिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई होगी, ऐसा ही है। इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहे हैं। उनको कभी कभी खाना मिल रहा है, कभी कभी खाना नहीं मिल पा रहा है, लिमिटेड वे में खाना मिल रहा है। खाने के अंदर एक काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। बहुत सारे देशों के अंदर ये फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ है। तो उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि साल 2021 के अंदर कितने लोगों ने फूड क्राइसिस से सफ़र किया है, कौन कौन से देश के अंदर ये फूड क्राइसिस देखने को मिला है, वो सारा डेटा यहाँ पर दिया गया। फिर बाद में आप लोगों को इंडिया के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारा डेटा देने वाला हूँ। तो ओवरऑल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कवर करेंगे कुछ बेसिक्स को। बेसिक्स में ये जान लो, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022, ये पूरे साल की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था GNAFC के थ्रू, मतलब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने लॉन्च किया। लेकिन ध्यान रखना इस रिपोर्ट को लॉन्च करने के पीछे 2 बॉडी का हाथ है। एक तो GNAFC, आपने नाम सुन लिया। अब आगे से यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैं पूरी नहीं बोलूँगा, फुल फॉर्म आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आगे जब भी इसके बारे में चर्चा होगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ही बोलूँगा। उसके बाद इस बॉडी के साथ साथ दूसरी बॉडी यहाँ पर FSIN देखने को मिलेगी, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। आगे से मैं इसको FSIN ही बोलूँगा। तो इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब इस रिपोर्ट के बारे में जो ऑफिशियल डेटा है वो डाउन टू अर्थ के अंदर कवर किया गया। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने मेंशन किया कि हाँ एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि साल 2021 के अंदर लगभग 40 मिलियन और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस किया है, जिनको प्रॉपर खाना मिल नहीं पाया है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, या लिमिटेड वे में मिल रहा है, या फिर फूड के अंदर एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया। तो ये अगर हम लोग बात करें तो 2021 के अंदर ये हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं, मतलब 2020 से भी ज़्यादा हालात बुरे 2021 में हुए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब इस रिपोर्ट को लेकर जो डिटेल्ड डेटा है वो सब मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से लगा दिया है, लेकिन इसी को मैंने आगे कॉपी पेस्ट भी कर दिया है। तो सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज़ जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली 2 बॉडी हैं FSIN और GNAFC। इसके बारे में मैं फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये जो FSIN है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया है 3 बड़ी बड़ी ग्रुप्स के थ्रू, यानी एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर इस FSIN को स्पॉन्सर किया है ताकि क्या करा जा सके, ये जो फूड इनसिक्योरिटी है या फूड और न्यूट्रिशन है इसके डेटा को और ज़्यादा
मजबूत किया जा सके, इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इन सब चीज़ों को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, कुछ नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ पाएंगे। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को तैयार करने में मदद करता है। लेकिन जो ये वाली बॉडी है GNAFC, जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इस बॉडी को फाउंड किया गया है 3 ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अगेन एक यूरोपियन यूनियन है, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो इन तीनों ने मिलकर GNAFC को बनाया है साल 2016 के अंदर में। और ध्यान रखना, इस बॉडी का मेन काम क्या है कि जो फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर लोगों को खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये जो क्राइसिस है इसको रोकने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको सपोर्ट करता है। आपको पता होगा हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको 2030 तक हमें अचीव करना है। इन 17 में से जो दूसरा वाला गोल है वो हंगर को एंड करने के बारे में चर्चा करता है, भुखमरी को ख़त्म करने के बारे में चर्चा करता है। तो बेसिकली जो GNAFC है वो यहाँ पर इस वाले गोल के ऊपर भी काम कर रहा है, ताकि हम लोग अपने दुनिया भर में जो गरीबी है या फिर जो भुखमरी है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकें। तो GNAFC का क्या काम है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी ने यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। अब आते हैं हम लोग रिपोर्ट्स के ऊपर। तो अगर आप लोग यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पर जाओगे, इनकी अपनी एक खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है जैसा आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया 4 मई 2022 को। ये पूरी की पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट है। हालांकि इस पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट को मैंने लगा भी दिया है, ठीक है। चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, बट आगे मैं इसी रिपोर्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे लगा दी हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। इन ग्राफ्स को हम लोग थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास कुछ स्टैटिक सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये बताई गई कि भाई जो ये रिपोर्ट है ये 2020 के अंदर भी आई थी, 2021 की भी आ चुकी है, ठीक है। 2020 वाली 2021 में आई थी, 2021 वाली अब 2022 में आई है। जो 2022 वाली आई है, मतलब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जिसमें जो डेटा है वो यहाँ पर हमारा सारा का सारा 2021 को लेकर है। अब 2021 के अंदर सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुई है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। इस रिपोर्ट ने बताया कि जो 40 मिलियन लोग हैं उन्होंने, मतलब 40 मिलियन लोग थोड़े से और ज़्यादा एडिशनल ऐड हो चुके हैं जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को सफ़र किया है, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया है पूरे साल 2021 के अंदर में। और ये जो सिचुएशन है ये 2020 से भी बदतर हुई है। 2021 के अंदर बीच में कोविड वगैरह आ गया था, प्लस कोविड के अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं। अब यहाँ पे बताया गया ये जो 40 मिलियन लोग आपको दिख रहे हैं, इन 40 मिलियन लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन से देश में यहाँ पर लोगों ने सफ़र किया है, तो यहाँ पे बताया गया 500,000 से ज़्यादा तो इथियोपियंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इथियोपिया के अंदर हैं, ठीक है। इथियोपिया के अंदर अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। सबसे ज़्यादा भुखमरी आपको इथियोपिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। इथियोपिया के साथ साथ सदर्न मेडागास्कर आपको नज़र आएगा, देन साउथ सूडान हो गया, येमेन हो गया। तो मतलब ये लोग हैं, इथियोपियंस, मेडागास्कर वाले हो गए, सूडानीज़ हो गए, येमनीज़ हो गए, इन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है साल 2021 के अंदर में। इन्हीं लोगों को यहाँ पर सही से खाना नहीं मिल पाया है साल 2021 में, ये यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि हम लोग देखें तो लगभग 193 मिलियन जो लोग हैं, लगभग 53 कंट्रीज़ के अंदर जो इतने लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर इस फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है साल 2021 में। तो टोटल, तो अगर आप लोग जब डेटा देखोगे, ये तो इतने एडिशनल लोग हैं, लेकिन जब आप लोग टोटल डेटा देखोगे तो 193 मिलियन लोगों ने सफ़र किया है 53 कंट्रीज़ के अंदर, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया है। उनके प्रति एक फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिली है साल 2021 में। इनफैक्ट यहाँ पर इसी रिपोर्ट के अंदर ये डेटा दिया गया। इस डेटा में बताया कि भाई 193 मिलियन जो पीपल हैं 53 कंट्री के अंदर, इन्होंने यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है। 23.5 मिलियन जो पीपल हैं ये 8 कंट्री और टेरिटरी से हैं। देन 30.2 मिलियन पीपल आपको 21 कंट्री से देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 139.1 मिलियन पीपल जो है 24 कंट्री और टेरिटरी से देखने को मिलेंगे। तो आपका होगा इसका मतलब क्या है, सभी तो कंट्री टेरिटरी लिखा है, लेकिन अभी आपने इस सिंबल के ऊपर गौर नहीं दिया होगा। ये वाला जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब समझो नीचे। यहाँ पर इस सिंबल में लिखा है कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी, मतलब कि 24 देशों के अंदर जो 139.1 मिलियन लोगों ने ये फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र किया, जिनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाया है, वो बेसिकली कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी थी। मतलब वहाँ पर अपने देश में ही विवाद चल रहा है, वॉर चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता सफ़र कर रही है। तो ये यहाँ पर आपको 24 कंट्री ऐसे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया 30 पॉइंट यानी कि 30.2 मिलियन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 21 कंट्री के अंदर पाए जा रहे हैं। और इन देशों के अंदर क्या हो रहा है, तो इन देशों के अंदर इकोनॉमिक शॉक्स देखने को मिल जाएंगे। इकॉनमी पूरी तरह से डूब चुकी है,
सरकार का वहाँ पर कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जो कंट्री है वो कोई पैसा कमा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई वगैरह काफ़ी बढ़ चुकी है, हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसकी वजह से इतने लोगों को खाना नहीं मिला 21 देशों के अंदर में, तो यहाँ पर ये कारण इकोनॉमिक शॉक का था। बाकी यहाँ पर इन 8 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर 23.5 मिलियन लोगों ने सफ़र किया है, यहाँ पर जो कंडीशन है वो वेदर एक्सट्रीम की देखने को मिलेगी। वेदर एक्सट्रीम मतलब एक इनएडिक्वेट सा वेदर देखने को मिला, एक सूटेबल वेदर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रोडक्शन वगैरह हुआ नहीं है, लोग प्रॉपर काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड को लेकर एक इनसिक्योरिटी देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पे कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये अलग अलग डेटा दिया गया। आई होप आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर गए होंगे कि हाँ, किन किन देशों के अंदर कितने कितने लोगों ने किस किस कारण की वजह से सफ़र किया है, ऐसा इस रिपोर्ट ने मेंशन किया। देन उसके बाद आगे आते हैं। अब इस रिपोर्ट ने और भी डिटेल्स दी हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रीज़न बताया, रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यही बिल्कुल सेम चीज़ जो है ना, इसको अगर आप लोगों को लिखित में लिखना है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक खास चीज़ मैंने ये बता दी है, यहाँ पे 2020 और 2021 के डेटा को कंपेयर कर लिया है। यही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन 2020 में भी देखने को मिली थी, लेकिन 2020 में ये 23 कंट्री के अंदर देखने को मिला, ठीक है। 99 मिलियन लोगों ने सफ़र किया था, लेकिन 2021 के अंदर हालात और ख़राब हुए। 24 देशों के अंदर ये लड़ाइयाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से 139 मिलियन पीपल लोगों ने सफ़र किया। उसी प्रकार से वेदर एक्सट्रीम का डेटा है और इकोनॉमिक शॉक्स का डेटा है, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ में यहीं पर डिस्कस किया है, तो इसको वापस से कवर करना यहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है, अभी हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक और आपको चार्ट देखने को मिलेगा। इस चार्ट के अंदर बताया गया, ये कुछ यहाँ पर 10 देश देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर हालात काफ़ी ख़राब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कोंगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया। इथियोपिया तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली है, पिछले साल मैंने आर्टिकल्स कवर किए थे। हालात ये हो चुके हैं, लोगों ने 3-3 दिन खाना नहीं खाया है, ठीक है, और भी ज़्यादा दिन खाना नहीं मिला लोगों को, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। ये हालात यहाँ पे इथियोपिया के अंदर हुए हैं। इतना बड़ा फूड क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। उसके बाद यमन हुआ, नाइजीरिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर सीरिया हुआ, सूडान, साउथ सूडान, पाकिस्तान, हेती, कुछ ये कंट्रीज है जिन्होंने बुरी तरह से सफ़र किया है, उनको लेकर एक डेटा दिया गया। अब बात करते हैं भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास भी एक रिपोर्ट है जो कि सारा डिटेल में डेटा पब्लिश करती है। उसका नाम है सोफी। सोफी मतलब स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का डेटा लेकर आती है। इसने यहाँ पर रिपोर्ट किया, इसने यहाँ पर बताया कि 2021 के अंदर जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास में बहुत अच्छा खासा अनाज था, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमारे पास अनाज देखने को मिला है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन टन तक का हमारे पास अनाज था 1 जुलाई 2021 तक, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को खाना प्रॉपर मिल पाया है, किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, कब मिल रहा था कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन है, वो ये बताता है साल 2020 की जब हम लोग बात करते हैं, साल 2020 में लगभग 237 करोड़ लोगों ने यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी थी फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद ये ऑब्वियसली इंडिया का डेटा नहीं है, ये 237 करोड़ ये दुनिया का डेटा है, ठीक है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबली। तो ये 237 करोड़ की जो जनसंख्या है उन्होंने यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी का फेस किया दुनिया भर में, जिसमें से आप लोग देख पाओगे लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2019 से अगर हम लोग 2020 में देखें तो फूड इनसिक्योरिटी वाले मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले के अंदर जो साउथ एशिया वाला रीजन है जहाँ पे भारत भी आ रहा है, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। दुनिया भर के अंदर जितनी भी फूड इनसिक्योरिटी है उसका 36% फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ एशिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने आप में कंसर्न वाली बात नज़र आती है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को लेकर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया ये तो टॉप के 4 देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। लगभग 5,70,000 लोगों ने जो बुरी तरह से यहाँ पर सफ़र किया है वो इन 4 कंट्री के अंदर सफ़र किया है। ये 2021 के अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर सफ़र किया गया। इथियोपिया, फिर से चर्चा हो रही है इथियोपिया की। इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन 5,70,000 में से सिर्फ और सिर्फ इथियोपिया के अंदर ही 4,01,000 लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी को साल 2021 में फेस किया। उसके बाद साउथ सूडान में 1,08,000, येमेन के अंदर 47,000, मडागास्कर के अंदर 14,000। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है।
उसके बाद जो डेटा है मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम डेटा है कि देखो 2016 के अंदर इतनी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2016 से जब आप 2021 में देखते हो तो लगातार फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, लोगों को यहाँ पर खाने मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और ये डेटा आप देख पाओगे लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, ग्राफ बढ़ता नज़र आ रहा है। ये नंबर्स में बताया गया, उसके बाद ये परसेंटेज में बताया गया, तो परसेंटेज में भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आप देख पाओगे 2016 से 2021 में तो परसेंटेज वाइज आप जब देखोगे तो यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी डबल सी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को खाने मिलने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, बहुत सारी जनसंख्या इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास एक ऑफिशियल डेटा था। आई होप आप लोग को एक प्रॉपर एनालिसिस इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल चुका है। अब फटाफट वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कर देना, एक सपोर्ट चाहिए होता है और जल्दी से आप लोग यहाँ पर 2K+ लाइक्स पहुँचा सकते हो। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करनी थी। कल मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मैं मतलब नेस्कैफ़े के बारे में सर्च कर रहा था, मतलब इस कॉफ़ी के बारे में सर्च कर रहा था। जनरली मैं ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीता ही हूँ, तो कॉफ़ी के बारे में यहाँ पर सर्च कर रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मेरे सामने एक आर्टिकल कर आया नेस्कैफ़े का। अब ये 2021 का डेटा है। 2021 के अंदर एक टाइम था, लगभग मेरे ख्याल से जून के महीने में था। हाँ, मुझे याद आया जून के महीने में क्या हुआ था 2021 में, नेस्कैफ़े कंपनी ने खुद यहाँ पर इसको एडमिट किया कि हमारे जो 60% प्रोडक्ट हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे 60% प्रोडक्ट है वो अनहेल्दी हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी मतलब कंज्यूम करता हूँ बहुत लंबे समय से, तो ब्लैक कॉफ़ी के बारे में सर्च कर रहा था मैं, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कुछ ढूंढ रहा था मैं, तब मुझे यहाँ पर डेटा मिलता है। अब यही डेटा मैंने आगे लगाया तो आप देख पाओगे ये उसी समय के आर्टिकल है, 2021 का डेटा है। नेस्ले ने खुद बोला कि लगभग इनके 30% से कुछ कम प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हेल्दी नॉर्म्स यानी कि जो भी हेल्थ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर ये फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, मई 31, 2021 का ये आप आर्टिकल देख पाओगे कि भाई जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको नेस्कैफ़े के देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 60% के आसपास दिखा रहा है, कोई 35% के आसपास दिखा रहा है। देन उसके बाद आप देख पाओगे ये भी उसी समय का आर्टिकल है कि नेस्ले के 60% जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अनहेल्दी हैं और नेस्ले ने खुद बोला है कि हाँ भाई वो अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कंपनी इतनी बड़ी है कि उसने यहाँ पे बोल दिया ये प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। नेस्ले अपने आप में एक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे को तो नाम ही नहीं पता है, गिने चुने के नाम पता है हम लोग को कि नेस्ले के सेरेलैक वगैरह आता है, उसके बाद मैगी नेस्ले की आती है ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे नेस्कैफ़े की कॉफ़ी नेस्ले की आती है, कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी नेस्ले की देखने को मिल जाती हैं। तो नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ये आप लोग देख पाओगे नेस्ले ने इस चीज़ों को बोला था। फिर नेस्ले ने इस चीज़ों को स्वीकार करने के साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला कि हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रिशन इंप्रूव करेंगे, इसका हेल्थ स्ट्रेटजी को इंप्रूव करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये भी पब्लिश किया गया कि नेस्ले में एक टाइम पर बहुत सारी शुगर और सोडियम का इस्तेमाल हुआ करता था इन प्रोडक्ट्स के अंदर में। चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, सोडियम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम पर इन्होंने यहाँ पर इसको कम करना स्टार्ट किया है और काफ़ी हद तक कम किया है। तो आप लोग देख पाओगे जो नेस्ले मैन्युफैक्चरर है किटकैट का, मैगी नूडल्स का, नेस्कैफ़े का, ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इनको 3.5 स्टार मिला है। 3.5 स्टार मतलब ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये आप लोग देख पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ थी मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट ने वैसे ये भी बताया है कि जो नेस्ले की कॉफ़ी है, पानी है और डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसको ठीक बताया, इसमें कुछ इतना नहीं है भाई पानी में क्या मिलावट हो जाएगी, कॉफ़ी में क्या मिलावट हो जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट में क्या मिलावट हो जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट में हो सकती है बट यहाँ पे कॉफ़ी और पानी में इतनी मिलावट नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें भी निकल कर आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर जो मतलब हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम होता है, हेल्थ रेटिंग स्टार सिस्टम का मतलब है मान लो कोई भी सामान है, ये नेस्ले की मैगी है तो उसमें यहाँ पर 5 में से कुछ स्टार दिए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या हुआ, कंपनी के जो 37% प्रोडक्ट है उनकी जो रेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5% रह गई है। मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, 5 में से 3.5% की रेटिंग मिल रही है इन प्रोडक्ट्स को, वो भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स। मार्केट में देखोगे तो एक बहुत महंगा इसका स्टॉक देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा तगड़ा मार्केट है नेस्ले का। तो हम लोग बात कर रहे थे मैगी की, तो ये तो आपको पता भी है। ठीक है, मैंने मैगी जानबूझ के लगाया है क्योंकि मैगी पिछले भी काफ़ी बार चर्चा में आ चुकी है, याद होगा आपको। ठीक है, वो लगभग मुझे नहीं पता, शायद 1-2 साल पहले की बात है, जो मैगी यहाँ पे पूरी तरह से बंद हो गई थी। पता नहीं क्या बताया जा रहा था, मैगी के अंदर ये पाया जा रहा है, तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन बाद में वापस से यहाँ पर ये मैगी आई है, वापस से यहाँ पर इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद यहाँ पर दबा के मार्केट कैप्चर किया। सारा जितना भी लॉस था
वो सब रिकवर कर लिया गया मैगी थोड़ी सी महंगी बेचकर। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पर बताया गया। बाकी कहने का और सीखने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं अच्छे से यार देख लो, क्योंकि लास्ट में हमारी हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट को कंजम्पशन करने के पहले उसको अच्छे से देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आज के टाइम पर कुछ हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम के ऊपर काम भी चल रहा है, जैसा मैं इसको लेकर आर्टिकल ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ, है ना। कल मैंने द हिंदू के वीडियो में इसको कवर किया था, आपको ध्यान होगा इसके बारे में। तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में कुछ जाना है। मुझे कल ये जानने को मिला तो मैंने सोचा यार वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मैंने कलेक्ट करी तो इनफैक्ट मुझे आर्टिकल्स भी मिले, ये आप देख पाओगे 2021 के आर्टिकल्स है, तो ये आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर ये काम किया करो कि कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो एक बार ज़रूर उसके ऊपर अच्छे से देख लिया करो कि हाँ उसमें क्या है क्या नहीं, मेरे हेल्थ के लिए सही है या नहीं सही है। क्योंकि आपको पता होगा कल भी मैंने एक डेटा कवर किया था, जो ज़्यादातर लोगों की जान जा रही है वो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जा रही है, डायबिटीज़ की वजह से जा रही है, ट्रांसफैट की वजह से जा रही है। जितना कंजम्पशन बढ़ रहा है ये उल्टी सीधी चीज़ों का। इनफैक्ट यहाँ पर कल मैंने आपको ये भी बताया था कि चिप्स के अंदर जो सॉल्ट की यहाँ पर वॉल्यूम या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट का जो भी यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारा डेली वैल्यू होती है, हमारी जो डेली वैल्यू लिमिट होती है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें नमक पड़ा हुआ है चिप्स के अंदर। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। ये सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश करते हैं ये सारी बातें। हालांकि ये तो हमें पता है कि चाहे कितने कुछ कह लो, जो मैगी लवर है वो मैगी खाने वाला है, 2 मिनट में नूडल्स तैयार, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। देखो आपने सीआरआर रेपो रेट के बारे में काफ़ी बार पढ़ा होगा, सीआरआर के बारे में पढ़ा ही नहीं पढ़ा वैसे होगा डेफिनेटली जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो नहीं पता है सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स को हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर करेंगे। थोड़ा सा वेट करो, आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। न्यूज़ का निकल कर आती है। न्यूज़ ये है आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब जो कर्ज वगैरह लेना होगा वो कर्ज वगैरह और महंगा मिलेगा, लोन वगैरह और महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे इसी को लेकर इन्फॉर्मेशन है। बेसिक यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने यहाँ पर जो रेपो रेट है इसको 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया। तो पहले मान लो ये 4% का रेपो रेट चल रहा था, तो अब इसको 4.40 या फिर 4.40% तक का इसको पहुँचा दिया गया है। ये हुई रेपो रेट की बात। कैश रिजर्व रेशियो को भी यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया, तो अभी ये 4.5% का हो चुका है। ठीक है, तो दोनों को ही डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। द हिंदू का आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल लगा दिया है, चाहो तो रीड कर लेना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, इतनी चर्चा इसके बारे में इसलिए हो रही है कि जो रेपो रेट है ये आज से पहले इतना नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे साल 2020 से अभी तक यहाँ पे रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया था, 4% ही चल रहा था। लेकिन अब साल 2022 के अंदर आरबीआई ने तुरंत एक झटका दिया और इसको 4.40% कर दिया। इससे दिक्कत बहुत सारी होने वाली है। आरबीआई का देखो मेजर काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेजर काम है वो यह है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, जो महंगाई है उसको यहाँ पर कंट्रोल करके रखना, उसको रेगुलेट करना। आज के टाइम पर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, उसके पीछे कई सारे कारण है, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो इसी महंगाई को रोकने के लिए इस रेपो रेट को बढ़ाया। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आगे हम समझेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई कैसे कंट्रोल होगी वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक डेटा है, ये बताया गया है साल 2005 से हम लोग कंपेयर करें तो साल 2005 से लगातार आप देखोगे तो अभी 4 मई 2022 में ये 5वीं बार सबसे हाईएस्ट रेपो रेट देखने को मिलेगा, जो कि शक्तिकांत दास जी ने किया है। उससे पहले रेपो रेट बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बहुत हाई रहे हैं। 2008 में 8.5% का रेपो रेट था, 2011 में 7.25% का था, अभी यहाँ पर फिलहाल 2022 में इसको 4.4% का कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 0.5% का एक हाइक, एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब कुछ बेसिक्स कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी बातें इसी कमेटी ने तैयार की हैं। अभी कमेटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। कमेटी बेसिकली एक स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहाँ पे कमेटी को प्रिपेयर करने के बारे में सारी चर्चा की गई है। एक कमेटी हमारे पास होगी और ये कमेटी क्या करेगी, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी, यानी जो दाम है उसको एक तरीके से उसको रोक कर रखेगी। ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है, उसको स्टेबल करके रखा जाएगा।
उसके साथ साथ हम लोग जो ये हमारी जो कमेटी है वो हमारे कंट्री की ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगी। जितने भी हमारे रेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन रेट वगैरह, वो सब यहाँ पर एक कमेटी देखती है। उसके बाद इस कमेटी के जो गवर्नर मतलब जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस कमेटी के, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। जैसे आज के टाइम पर हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, तो वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। प्लस यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये सारे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है। वही जैसे मैंने आपको बताया रेपो रेट हो गया या फिर इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, ठीक है, महंगाई और इंटरेस्ट रेट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर यही मेंटेन करती है। तो अभी एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ही इस रेट को बढ़ाया है, इसी वजह से कमेटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पहले के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल जी, तो साल 2014 में इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको बनाना चाहिए, ठीक है। तो उनका एक रिकमेंडेशन भी था बहुत पहले से। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इनका मेजर काम है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको मेंटेन करना और इन्फ्लेशन जो टारगेट है उसको मेंटेन करना। जैसे कि आज के टाइम पर जो हमारा महंगाई है, महंगाई को हम लोग देखते हैं 4+-2 से कि हमारा इतना टारगेट रहना चाहिए। मतलब कम से कम जो महंगाई है वो 2% की होनी चाहिए और महंगा से महंगा जो सामान है वो 6% तक महंगाई पहुंचनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हमारा किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट रहता है। तो हालांकि आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा महंगाई पहुंच चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों को कंट्रोल करने का, इन चीज़ों को मेंटेन करने का काम एमपीसी का है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर की कमेटी होती है। 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं और 3 हमारे आरबीआई के मेंबर होते हैं। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर भी होता है, बाकी 3 अलग से सरकारी मेंबर्स होते हैं। वो आज के टाइम पर आरबीआई में करंट टाइम पर 6 के 6 मेंबर्स कौन है वो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है, ठीक है। वहाँ से उठाकर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आज के टाइम पर आरबीआई के अंदर आरबीआई के 3 मेंबर कौन कौन हैं, हमारे आरबीआई के गवर्नर हो गए, उसके बाद डिप्टी गवर्नर हो गए, देन 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गए। फिर उसके बाद जो बाकी 3 लोग कौन कौन से, तो बाकी 3 लोग आप देख पाओगे हमारे पास प्रोफेसर आशिमा गोयल हैं, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा हैं और शशांक भिड़े हैं। ये 3 अलग से लोग हैं। ये 3 यहाँ पे हमारे आरबीआई के मेंबर हो गए और ये 3 बाहर के मेंबर हो गए, ठीक है, सरकारी मेंबर हो गए। तो इन 6 मेंबर को मिलाकर ये पूरी की पूरी कमेटी बनती है। ये आप देख पाओगे, ये जयंत वर्मा हो गए, उसके बाद इधर यहाँ पे ये जयंत वर्मा हो गए, ये यहाँ पे आशिमा गोयल, ये यहाँ पे शशांक भिड़े। तो ये अलग 3 गवर्नमेंट मेंबर हो गए, बाकी ये 3 हमारे आरबीआई के मेंबर हो गए। आगे चलते हैं। अब उसके बाद इसको ज़रा हटा दो यार, ये ऊपर लिखा रह गया ट्रांसनिस्ट्रिया हिस्ट्री, वाह, इसको मैं हटाना भूल गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या क्या चीज़ें कितने कितने रेट पर मेंटेन की गई है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा रेपो रेट है वो पहले 4% हुआ करता था, इसको बढ़ाकर अभी 4.40% पर रखा गया है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65% पर है। और कैश रिजर्व रेशियो का जो रेट है वो 4.50% पर रखा गया है। अब ये तीनों रेट होते क्या हैं पहले इसको समझेंगे, क्योंकि अगर हमने इसके बारे में नहीं समझा कि ये होते क्या हैं तो तब तक ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि रेट का मकसद क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेपो रेट को कि आखिरकार रेपो रेट क्या होता है। देखो इसको समझते हैं। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है कि भाई जो हमारा महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन वगैरह है वो कंट्रोल करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे सारे बैंकों का बैंक माना जाता है, ठीक है, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा हमारा ये होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है इसी को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये तो हमें पता है ना। अब इधर हमारे हो गए कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो हमारा एसबीआई हो गया, उसके बाद एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे जो भी हमारे बैंक्स हैं वो सब हमारे कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनना, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा लेगा, ठीक है, मान लो ये हमारा सेंट्रल बैंक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे समझते हैं। जब मान लो एसबीआई आरबीआई से पैसा लेगा, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, लोन चाहिए, तो आरबीआई कहेगा ठीक है भाई ले लो पैसा, कितना चाहिए। अब पैसा ले लिया, ऑब्वियस ही बात है, अब एसबीआई उस पैसा को चुकाएगा भी, आरबीआई को वापस देगा। लेकिन अब क्या आरबीआई वो पैसा वापस ले लेगा? ऐसे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ ब्याज लेगा, है ना। तो एसबीआई जब ये सारा पैसा आरबीआई को वापस चुकाएगा तो वो पैसा तो देगा, उसके साथ साथ एक ब्याज देगा, एक ब्याज यानी कि एक इंटरेस्ट रेट देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। बस खलास, ये यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब था, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट। मान लो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले यहाँ पर पैसे देगा, किसको, हमारे
कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक वो पैसा वापस से लौटाएंगे आरबीआई को, जब लौटाएंगे तो ब्याज देंगे, वही जो ब्याज का रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। तो ये रेपो रेट पहले 4% का हुआ करता था, अभी इस रेपो रेट को बढ़ाकर 4.40% का कर दिया गया है। ये यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब इससे होगा क्या, कहोगे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, तो देखो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा और एनालाइज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब आरबीआई थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मांग रहा है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मांग रहा है। अब जो बैंक से हमारे, बैंक क्या कैसे कमा रहे हैं, बैंक भी तो ऐसे ही तो कमा रहे हैं, बैंक भी पैसा क्या देते हैं, लोन पर चढ़ा देते हैं और इनके पास भी ब्याज आता रहता है। तो बैंक भी क्या करेंगे, अब जब आरबीआई इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज ले रहा है तो बैंक भी बाहर वाले व्यक्ति से जिसको पैसा दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा ब्याज लेंगे, है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो लोन मार्केट में महंगा हो जाएगा, तो लोन यहाँ पर लोग लेना कम कर देंगे। मार्केट में जो यहाँ पर पैसा फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा, यहाँ पर अपने आप जो सामान वगैरह बिक रहा है वो थोड़ा सा कम होने लगेगा, अपने आप जो ये महंगाई है वो नीचे आ जाएगी, इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे ये रेपो रेट क्या होता है। अब इस रेपो रेट के बाद एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है रिजर्व रेपो रेट का, सॉरी रिवर्स रेपो रेट का। तो ये तो हो गया हमारा रेपो रेट। उसके बाद आता है एक रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब उल्टा कर देना, हाँ ऐसा ही होता है। उल्टे में क्या होता है, मान लो अब एसबीआई के पास पैसा बहुत सारा आ गया, इसको थोड़ा सा सफाई कर देते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। तो यहाँ पर मान लो एसबीआई है और यहाँ पर हमारा आरबीआई है, ये हमारा कमर्शियल बैंक हो गया और ये हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, दोनों सीबीसीबी हैं, इस वजह से आरबीआई और एसबीआई के टर्म को लेते रहें। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, हमने रेपो रेट का खुलासा कर दिया, उसको समझ लिया है। अब हम लोग समझ रहे हैं ट्रिपल आर को, ट्रिपल आर पिक्चर नहीं, रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानेंगे। रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जो एसबीआई है, एसबीआई क्या करेगा वापस से, मतलब एसबीआई के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हो चुका है, तो ज़्यादा पैसा हो गया जाएगा, तो क्या कर रहा है एसबीआई, सोच रहा है यार मैं जमा कर दूं आरबीआई के पास में, तो ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले जाकर आरबीआई को जमा कर दिया और आरबीआई से कह दिया भाई हम तुम्हारे पास पैसा जमा कर रहे हैं, हम लोग का थोड़ा फ़ायदा कर देना, हमें इंटरेस्ट दे देना, कुछ ब्याज दे देना। आरबीआई ने बोला ठीक है ब्याज ले लेना कुछ, तो ये पैसा यहाँ पे जमा कर दिया गया। आरबीआई ने ये यहाँ पर ब्याज के साथ पैसा एसबीआई को लौटाया। अब जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया है, इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, मतलब कि यही साम उल्टा हो जाता है। क्लियर हुआ? मज़ा आ गया ना? अगर मज़ा आ चुका है तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको उठा के पटक दो और जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सीखा किसको, हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसके अंदर अभी बदलाव हुआ है। दूसरा आपने सीखना है रिजर्व रेशियो को। अब देखो बैंक के अंदर ही एक और टर्म होता है सीआरआर और एसएलआर, आपने काफ़ी बार सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से ऊपर से जा सकता है, लेकिन मैं उसको जाने नहीं दूंगा, आराम से समझा दूंगा। मान लो यहाँ पर एक बैंक है, अब इस बैंक को बनाना है, ये बैंक खड़ा हो रहा है। अब इस बैंक को अगर खड़ा होना है तो इस बैंक को दो चीज़ें अपने पास मेंटेन करके चलनी होगी, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बनाकर इस बैंक को चलनी होती है। वो कैसे बनाकर चलेगा तो यहाँ पर समझते हैं। एक बैंक के पास में ये दोनों चीज़ें होना आवश्यक है। देखो मान लो इस बैंक के पास में 1000 रुपये आए हैं, ठीक है, 1000 रुपये इस व्यक्ति ने डिपॉजिट कर दिया, इस बैंक के पास में 1000 रुपये, हम लोग 1000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 1000 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये बैंक के पास एक दिन में 1000 रुपये आया, एक दिन का पैसा ये 1000 रुपये आ गया। अब उसी 1000 रुपये को इसको बांटना होगा अच्छे से, जैसे कि इसी 1000 रुपये का जो सीआरआर है, सीआरआर यहाँ पर सपोज किया गया है 6% और एसएलआर 20%। हालांकि जो करंट टाइम पे 18% के आसपास है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है, 0.5 बढ़ जाता है, 0.5 कम होता है। और जो सीआरआर है जिसको हमने अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया है वो है 4.50%, ठीक है। तो ये हमारा करंट है, तो करंट वाला मैं आपको ये लिख देता हूँ यहाँ पर, जो सीआरआर है वो 4.50 है, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। मान लो सीआरआर 6% है और एसएलआर 20% है, एज्यूम कर लो एग्जाम्पल के तौर पर। बैंक के पास में 1000 रुपये आए तो बैंक उस 1000 रुपये को तोड़ेगा, ठीक है। आरबीआई ने बोला है कि भाई आप क्या करोगे, उस 1000 रुपये का जो 6% अमाउंट है वो तो सीआरआर में जमा कर दोगे,
और जो 20% अमाउंट है वो SLR में जमा कर दोगे। तो 1000 का 20% 200 रुपये गया SLR के अंदर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। और ये जो SLR के अंदर पैसा होगा ये आपको कहीं से कहीं तक खर्च नहीं करना है, अपने पास आप लोग रखो, इसको कहीं से कहीं तक खर्च नहीं कर रहा है। कुछ भी हो जाए ये पैसा आपको कहीं नहीं देना है, आपको लोन वगैरह के रूप में कहीं नहीं देना है, कहीं से कहीं तक ये पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, आपके पास ये रखा होना चाहिए। ये यहाँ पर RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक बैंक को ये करना होता है। उसके बाद ये होता है एक CRR। यहाँ पर आप देख पाओगे कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे ये जो CRR है बेसिकली आप कह सकते हो RBI के पास में पैसा रखना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब CRR मतलब बैंक को दो चीज़ें मेंटेन करनी है, SLR CRR, ये हमने समझ लिया। SLR क्या होता है, CRR के अंदर अब 6% डालना है। तो 1000 का 20% हमने क्या कर दिया, SLR में डाल दिया, 6% हम लोगों ने CRR में डाल दिया, 60 रुपये। तो मतलब आप टोटल कह सकते हो कि अगर 20 और 6 26% आपको अपने टोटल इस अमाउंट का निकाल देना है। लेकिन करंट टाइम में बात करें तो 18%, जैसे कि आज के हिसाब से बात करें तो मान लो यहाँ पर 18% ये हो गया, 4% ये हो गया, ठीक है। 24% वो 24.5% आपको इस 1000 रुपये का निकाल देना है CRR SLR के लिए। ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे CRR और SLR क्या होता है। तो ये जो CRR है इसका परसेंटेज जो है पहले 4% था, तो इसको 4.5% कर दिया है, यही बस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। बाकी जो भी बैलेंस है वो अपने पास बैंक रख सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या करा, 260 निकाल दिए, बाकी 740 आप बैंक अपने पास रख सकता है। उस बैंक की वो पैसा हो जाएगा, बैंक आराम से उसका यूज़ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ डिटेल्स के बारे में देखते हैं। डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रेपो रेट और CRR क्या है। अब क्वेश्चन यह है कि RBI ने इस रेपो रेट और CRR को क्यों बढ़ा दिया। सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन। आज के टाइम पर महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले 30-40 सालों में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जितनी आज के टाइम पर ये महंगाई पड़ रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस इन्फ्लेशन को रखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि भाई तेल के प्राइसेस वगैरह आपको पता है काफ़ी बढ़ चुके हैं। दूसरा कारण यूक्रेन की वॉर की वजह से, यानी कि रशिया लगातार यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है, इस वॉर की वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, इसकी वजह से हम लोग को रेपो रेट बढ़ाना पड़ा है। फिर उसके बाद एक और कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई आज के टाइम पर जब आप लोग देखोगे तो ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है वो 7% तक जा चुका है। हालांकि जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4+-2 रहना चाहिए, मैंने आपको बताया, यानी कि मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। लेकिन ये आज के टाइम पर इसको क्रॉस कर चुका है। तो उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसी मनी फ्लो को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करने के लिए RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। और वो कंट्रोल कैसे होगा ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब रेपो रेट समझाया था तभी इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। क्लियर हुआ। चलो, इन्फ्लेशन क्या होता है तो आपको पता है कि दाम वगैरह बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक केस काफ़ी चर्चा में है, पूरे US में बवाल चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, US की सुप्रीम कोर्ट के बाहर बवाल चल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से प्रोटेस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। एक मुद्दा है, मुद्दा यह है एक केस, वो है US का रो वर्सेस वेड केस। इस केस का नाम है रो वर्सेस वेड केस। ये बच्चे के अबॉर्शन को लेकर एक केस है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। एक एक करके समझेंगे। देखो हुआ क्या, यहाँ पे यार अपने सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर लगा हुआ है यहाँ पे मैं इसको बदलना भूल गया, लेकिन US के सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर लगाना था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एक मतलब कि देखो US का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन ले रहा है किसी चीज़ के ऊपर, इसी पुराने वाले केस के ऊपर। ये जो केस है ना रो वर्सेस वेड केस, ये केस है 1973 का। और इस केस के अंदर बोला गया जो अबॉर्शन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अबॉर्शन करवाना चाहता है, कोई महिला अबॉर्शन करवानी चाहती है तो अबॉर्शन करवा सकती है, उसका अधिकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, उस पर वो आराम से फैसला ले सकती है। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ये देखो ये 1973 का जजमेंट था। US का सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वापस से चर्चा कर रहा है, और वापस से चर्चा करने के बाद सोच रहा है US का सुप्रीम कोर्ट इसको पलट देंगे। यानी कि अबॉर्शन जो आज के टाइम पर मतलब कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसके अंदर बोल दिया गया था, इस अबॉर्शन को हम लोग इलीगल दे देंगे। मतलब कि अबॉर्शन यहाँ पर एक तरीके से करवाना बैन कर देंगे, कोई प्रॉपर अबॉर्शन नहीं करवा पाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर एक चेंज होने वाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहा था। अब ये जो खबर है, ये खबर यहाँ पर बाहर निकल जाती है, इस खबर को लीक कर दिया जाता है। किसके थ्रू? पॉलिटिकल जर्नलिज्म कंपनी के थ्रू। एक पॉलिटिको नाम की कंपनी है, इसने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी बाहर। अब जैसी इन्फॉर्मेशन लीक होती है भाई साहब, ये बवाल मच जाता है US के अंदर में। ये आप देख पाओगे पीछे US का ये व्हाइट हाउस, और यहाँ पे लिखा हुआ है अबॉर्शन इज़ मर्डर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कीप अबॉर्शन लीगल, कोई यहाँ पे अलग लिख रहा है, कोई अलग लॉज यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है।
अबॉर्शन इज़ हेल्थ केयर। उसके बाद ये देख पाओगे फोर्स प्रेगनेंसी इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अबॉर्शन हो सकता है कि जो आज के टाइम पर अबॉर्शन करवाया जा रहा है इसको बैन कर दिया जाए, कोई अबॉर्शन ना करवा पाए। तो यहाँ पर फोर्सफुली किसी को प्रेगनेंसी पर रखना एक क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ, ये सारा का सारा एक लीक्ड डेटा हमारे पास निकल कर आया है। तो समझते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर इस आर्टिकल को कवर किया है, डिटेल से समझाया है कि रो वर्सेस वेड का आखिरकार ये केस था क्या। तो इस पूरे केस को हम लोग एनालाइज करेंगे अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। इस पूरे केस के बारे में हमें जानना है। ये आप देख पाओगे ड्राफ्ट ओपिनियन क्या है, फोर्टल वायबिलिटी, मिसिसिपी केस क्या है, ये टर्न करने के बारे में चर्चा की गई है, इंडिया के अंदर क्या क्या लॉ है अबॉर्शन को लेकर, वो सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 1973 का ये जजमेंट है। 1973 के अंदर ये पूरा का पूरा केस हुआ था, जहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये एक राइट बोल दिया था भाई ये एक हक है, एक संवैधानिक हक है लोगों का, अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारे लॉ को स्टक डाउन कर दिया, मतलब क्योंकि मतलब उस समय पर बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि यहाँ पर अबॉर्शन को इलीगल बोलते थे, अबॉर्शन नहीं होने देते थे, उन सब लॉ को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई भी करवाना चाहेगा तो वो करवा सकता है, वो उस माँ के ऊपर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया, और यहाँ पर ये जो अबॉर्शन है इसको अलाउ किया गया था फोर्टल वायबिलिटी तक। ये फोर्टल वायबिलिटी क्या होता है इसको समझते हैं। फोर्टल वायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, एक एबिलिटी है ऑफ अ ह्यूमन फोटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस, मतलब कि जो ये एक तरीके से मदर के वॉम में ये एक तरीके से बेबी तैयार हो रहा है, जो फीटस तैयार हो चुका है, तो इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये वो सर्वाइव कर सकता है यूट्रस के बाहर। तो मतलब इतनी कंडीशन तक भी यहाँ पर एबॉर्शन करवाया जा सकता है, ऐसा यूएस में इस केस के अंदर मतलब डिसाइड किया गया। फोर्टल वायबिलिटी का मतलब यह है लगभग प्रेगनेंसी को 28 सप्ताह हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, ठीक है, तो उस टाइम तक भी यहाँ पर ये एबॉर्शन हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने फिर बाद में आज के टाइम पर एग्री किया कि भाई यहाँ पर अब तो प्रेगनेंसी और ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेडिसिन वगैरह वो काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुँच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है इसको कम कर देना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे बोला गया ओवरऑल आपको समझना बस खाली ये 2 पॉइंट है कि जो अबॉर्शन है वो यहाँ पर एक राइट दे दिया गया था सब लोगों को। अब क्या हो गया, इसी के ऊपर हो रही है एक डिबेट, इसी के ऊपर यहाँ पर एक डिबेट छिड़ चुकी है। काफ़ी सारे लोग इसको प्रो में हैं और काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में हैं। प्रो चॉइस वाले यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मतलब कि देखो हुआ क्या है, जो एबॉर्शन एक डिबेट में यहाँ पर छिड़ चुका है, क्योंकि यूएस यहाँ पे इसके ऊपर कुछ वापस से ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है। यूएस बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अबॉर्शन को बैन कर देना चाहिए, ये यहाँ पर यूएस फोकस करने वाला है, जिसको लेकर इन्फॉर्मेशन लीक करी गई। तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब वही अपनी यहाँ पर यूएस, मैक्सिको, ये सब जो वेस्टर्न सेक्टर में आ रही हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर डिबेट के अंदर आ चुकी हैं। डिबेट हो रहा है प्रो चॉइस और प्रो लाइफ मूवमेंट का। प्रो चॉइस का मतलब ये है कि भाई ये तो वेमेन की चॉइस है ना, आप उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो, वो तो वेमेन की चॉइस है कि उसको प्रेगनेंसी रखनी है या टर्मिनेट करवानी है ना, ये तो वेमेन के ऊपर छोड़ देना चाहिए आपको। ये ज़बरदस्ती आप प्रेगनेंसी थोप भी नहीं सकते, या ज़बरदस्ती आप लोग यहाँ पर उसको अबॉर्शन करने के लिए कह भी नहीं सकते, वो वेमेन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक फेवर ये देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोग का डिसीजन उठ रहा है प्रो लाइफ का। वो ये बोलते हैं कि भाई वो लोग जोर देते हैं कि जो मदर और फीटस है दोनों के ह्यूमैनिटी के ऊपर यहाँ पर ये फोकस देते हैं, और फोकस ये देते हैं कि भाई जो फीटस है ये एक तरीके से ह्यूमन पर्सन है और इसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई वीमेन के ऊपर छोड़ दो, दूसरी तरफ बोला जा रहा है भाई इसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो बच्चा है यहाँ पर उसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से डिबेट हो रही है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग देखें आज के टाइम पर मुद्दा कहाँ तक पहुँच चुका है और आज का देखने को मिल रहा है। करंट केस की बात करें तो करंट केस में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे हमारे पास एक मिसिसिपी लॉ भी है, ठीक है, मिसिसिपी आपको जगह देखने को मिलेगी, तो एक लॉ वो भी है। तो क्या हुआ, एक लॉ आता है मिसिसिपी लॉ, ये भी एबॉर्शन को लेकर ही आता है। साल 2018 में जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है इसने क्या किया, इसने एबॉर्शन को बैन कर दिया। अभी तक यूएस क्या कर रहा था, अभी तक यूएस के अंदर जो 1973 वाला लॉ था, यहाँ पर जो एबॉर्शन था इसको लीगलाइज कर रखा है, एक संवैधानिक हक बता रखा है कि आप लोग एबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन 2018 में होता है एक बवाल। 2018 में जो यहाँ पर मिसिसिपी स्टेट ऑफ मिसिसिपी है ये यहाँ पर एबॉर्शन को बैन कर देता है कि भाई एबॉर्शन नहीं करवा सकते 15 सप्ताह बाद। 15 सप्ताह से पहले एबॉर्शन करवा रहे हो तो ठीक है, 15 सप्ताह बाद यहाँ पर आप लोग एबॉर्शन नहीं करवा सकते। मतलब कि जो यूएस का 1973 वाला रो वेड वाला जो केस था, उस केस के जजमेंट को चैलेंज कर दिया मिसिसिपी ने, यहाँ पर एबॉर्शन को बैन करने के बारे में बोल दिया। अब होता क्या है, साल 2019 के अंदर मिसिसिपी के अंदर एक और चीज़ होती है।
जो हार्ट बीट एबॉर्शन लॉ है ये पास करते हैं। मतलब 2018 में इन्होंने एबॉर्शन को बैन कर दिया कि 15 सप्ताह के बाद एबॉर्शन नहीं करवा सकते। मतलब बच्चा 15 सप्ताह का हो चुका है पेट के अंदर तो आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते। लेकिन साथ ही साथ 2019 में बात करें तो हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ को पास किया गया मिसिसिपी के अंदर। यहाँ पर ये था कि भाई यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मान लो कि अगर पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, ठीक है, और उसकी कार्डियक एक्टिविटी यहाँ पर डिटेक्ट कर ली जाए, मतलब कि अगर आप कह सकते हो कि बच्चा है पेट में और वो महिला एबॉर्शन करवाने जा रही है, अगर यही पता चल जाता है कि उस बच्चे की जो हार्ट बीट है वो चल रही है, कार्डियक एक्टिविटी यहाँ पर वर्किंग में आ चुकी है, तो यहाँ पर वो एबॉर्शन नहीं करवा सकती। तो इस चीज़ के ऊपर ही बैन लगा दिया था। तो बेसिकली आप लोग देख पाओगे लगातार इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। मिसिसिपी ने यहाँ पर एबॉर्शन के ऊपर लगातार बैन लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्राइसिस उठा है। उसके बाद यूएस भी फोकस ये कर रहा है कि भाई हम लोग को भी एबॉर्शन को बैन कर देना चाहिए। अब यूएस अगर एबॉर्शन को बैन करता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे लोग इसके फेवर में हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अगेंस्ट में भी है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं नहीं भाई, ये यहाँ पर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती से प्रेगनेंसी नहीं थोप सकते। अगर उसको एबॉर्शन करवाना है तो वो करवा पाए, ऐसा कुछ करो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ चुकी है। देन उसके बाद बात करते हैं कि भारत के अंदर इस एबॉर्शन लॉज के बारे में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर बात करें, जो आईपीसी हमारे 1860 का, इसके अंडर में जब आप देखोगे जो ये अबॉर्शन है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। आप लोग अबॉर्शन करवाते हो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 312। हालांकि इसके बाद चीज़ों को सुधारने के लिए हमारे पास एक और एक्ट आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसको हम लोग एमटीपी के नाम से जानते हैं। नाउ ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, इसके अंदर भी बाद में एक अमेंडमेंट होता है और यहाँ पर एक तरीके से कुछ छूट मिलती है। ये जो एमटीपी एक्ट है 1971 वाला, ये बेसिकली अलाउ कर देता है कि ठीक है, अगर आप लोग अबॉर्शन करवाना चाहते हो तो अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन जब तक जो प्रेगनेंसी है उसके 20 सप्ताह के अंदर अंदर, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो 20 सप्ताह के अंदर अंदर आपको एबॉर्शन करवाना है। 20 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है तो एबॉर्शन नहीं करवा सकते, नहीं तो फिर वो एक तरीके से बच्चा डेवलप हो जाएगा, उसकी भी यहाँ पर जान जा रही है, ठीक है। तो ये एमटीपी एक्ट 1971 बोलता है। अब इसी के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया 2021 के अंदर, हमने चर्चा भी की थी पिछले साल, ठंडियों में ही यहाँ पर ही चर्चा में आया था। तो एक अमेंडमेंट होता है 2021 में, जहाँ पर ये जो 20 सप्ताह इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया कि भाई यहाँ पर जो एबॉर्शन है वो आप लोग यहाँ पर 24 सप्ताह के अंदर अंदर करवा सकते हो। 24 सप्ताह से ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं करवा सकते। लेकिन जो 24 सप्ताह किया गया है ये सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी में किया गया है। जो नॉर्मल है उनके लिए 20 सप्ताह, ये 24 सप्ताह सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी के लिए, कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, मतलब कि एक तरीके से जिसके साथ रेप हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ज़ोर दबस्ती हुई है, ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन या फिर मेंटली यहाँ पर हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो उसके बेसिस पर आप लोग देख पाओगे डॉक्टर से अप्रूवल लेने के बाद में 24 सप्ताह तक भी यहाँ पर एबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई नॉर्मल यहाँ पे महिला है तो उनका एबॉर्शन नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना है। ये 2021 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे बोला गया कि मान लो कोई फीटल के अंदर डिसेबिलिटी है, यानी कि बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप कभी भी अबॉर्शन करवा सकते हो आराम से अगर बच्चे के अंदर एक डिसेबिलिटी है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, वो सब यहाँ पर सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के थ्रू, यूनियन टेरिटरीज़ के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर उसका पूरी तरह से आप कह सकते हो अबॉर्शन हो पाएगा, क्लियर हुआ। तो ये भारत के अंदर एबॉर्शन को लेकर लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई है। अगर मज़ा आ चुका है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है आपको, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की गई है ग्रे स्लेंडर लोरिस के बारे में। तो एक जानवर चर्चा में आ चुका है जो यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, शानदार सा पिक्चर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं फ्रॉम सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, ये कोयम्बतौर के अंदर है, जहाँ पर एक तरीके से इस ग्रे स्लेंडर लोरिस की पॉपुलेशन का सर्वे किया जा रहा है, इसकी जनसंख्या का एक सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसकी आबादी का एक सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये चर्चा में आप देख पाओगे, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये नहीं जानना कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बस खाली इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई इसके बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसका IUCN स्टेटस वगैरह क्या है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो जो ये ग्रे स्लेंडर लोरिस है ये बिलोंग करता है लॉरिडे फैमिली को। ये एक प्रजाति है
किसकी, प्रीमेट की। अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मतलब पतला सा ये प्रजाति आपको देखने को मिल जाता है, एकदम पतला सा इसका शरीर आपको देखने को मिलेगा, लंबा सा ये आपको जानवर देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया पतला सा है, प्लस यहाँ पर लंबा सा यहाँ पर आपको ये जानवर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद इसके हाथ वगैरह काफ़ी लंबे देखने को मिलेंगे, कान बहुत बड़े से हैं इसके, प्लस जो मुंह है वो चोंच की तरह थोड़ा सा बाहर है। आंखों के आसपास इसके डार्क ब्लैक और ब्राउन सर्कल्स देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख पाओगे। मुंह थोड़ा सा चोंच की तरह बाहर है, स्नाउट जिसको हम लोग बोलते हैं, और आंख के आगे मैंने आपको दिखा दिया ये जो इसके डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के सर्कल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लस इसका जो फर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वूली होता है। जो कलर है इसका वो ग्रे कलर से ब्राउन कलर तक डिफर करता है, किसी के ग्रे कलर होता है, किसी का यहाँ पर ब्राउन भी होता है। नाउ जो ये ग्रे सिलेंडर लॉरिस है ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है। नॉक्टर्नल एनिमल का मतलब यह है ये रात में जागता है और दिन में सोता है, ठीक है, जैसे उल्लू होता है वैसे यहाँ पर ये ग्रे सिलेंडर है। प्लस स्लो चलने वाला ये जानवर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको कुछ खाना होता है तो ये ज़मीन पर आकर यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह खाता है, इसकी वजह से हम लोग इसको इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये कहाँ पे पाया जाता है तो आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, स्क्रब फॉरेस्ट में, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट और स्वाम्प में देखने को मिलेगा। जो ये ग्रे सिलेंडर लॉरिस है ये जनरली यहाँ पर सूखे एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाता है, खासकर तमिलनाडु के दिंडुगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके प्रकार के बारे में बात करें तो आपको 2 प्रकार की प्रजातियाँ इसकी देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर दोनों का नाम वैसे लॉरिस ही है। एक होता है रेड सिलेंडर लॉरिस, इसका साइंटिफिक नेम है लॉरिस टार्डिग्रेडस, और एक है ग्रे सिलेंडर लॉरिस, इसका साइंटिफिक नेम है लॉरिस लाइडिकेरिनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 2 साइंटिफिक नेम देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद इसकी जान को खतरा किस चीज़ को लेकर है, देखो ये जो लॉरिस है ये काफ़ी खतरे में है, इसलिए क्योंकि जो जहाँ पे रहता है ये वो जगह यहाँ पे ख़राब की जा रही है लगातार। इसका जो हैबिटेट है उसके अंदर एक लॉस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या कम हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एकियाशिया ट्री है जिसके ऊपर ये पाया जाता है वो ट्री यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन जानवर की हंटिंग बहुत होती है, इनको मारा जाता है, ठीक है, पाला भी जाता है, प्लस उसके बाद इनके मीट का इस्तेमाल किया जाता है। रोड के स्किल्स के लिए मतलब रोड पर जो करतब वगैरह दिखाए जाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल वे में बताया गया कि मेडिसिन के लिए इनकी बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनकी हंटिंग वगैरह हो जाती है। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। तो ग्रे सिलेंडर लॉरिस का जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर है, मतलब कि बिल्कुल ये इसकी जो जनसंख्या है वो ख़त्म होने के पास में है। अगर थोड़ा सा भी हम लोगों ने चूक कर दिया, अगर इसको नहीं बचाया तो इसकी जनसंख्या विलुप्त हो जाएगी, और फिर हम आगे याद करेंगे कि हमारे पास ग्रे सिलेंडर लॉरिस नाम का कुछ हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग साइट्स की बात करें तो साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में आता है। साइट्स का मतलब क्या होता है तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बहुत सारे जानवर और पेड़ को जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसको रोक लगाने के ऊपर चर्चा करता है। तो अपेंडिक्स 2 के अंदर ये आपको ग्रे सिलेंडर लॉरिस देखने को मिलेगा। अपेंडिक्स 2 के अंदर बोला जाता है कि भाई यहाँ पर जो भी स्पीशी थ्रेटेंड है या ख़त्म होने वाली है तो इसका आप लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह जो व्यापार वगैरह वो नहीं कर सकता, वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसका शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है, इसका शेड्यूल 1 ये बोलता है कि कोई भी प्रजाति अगर इस शेड्यूल 1 के अंदर है तो उसको यहाँ पे एक मजबूत प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। प्लस यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इसकी हंटिंग करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने जो कानून वगैरह वो तोड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इस शेड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस प्रोडक्शन स्टेटस को कवर कर लिया है। ये हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपना पूरे आर्टिकल का यानी पूरे एनालिसिस का एक रिव्यू लेंगे, एक अच्छे से यहाँ पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक रिव्यू करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है ना, इसी चक्कर में हम लोग को यहाँ पर एक रिव्यू करने की आवश्यकता है, ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से माइंड में सेट कर पाओ। तो पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 के बारे में। तो एक एनुअल रिपोर्ट आई है जिसको लॉन्च किया गया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के थ्रू। इसने बताया कि भाई 2021 के अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी वो बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू द 2020। इस रिपोर्ट को 2 बॉडीज़ ने मिलकर पब्लिश किया है, FSIN और GNAFC। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद इस रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया। देन मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया इस रिपोर्ट की डिटेल्स के बारे में कि लगभग यहाँ पर जो 40 मिलियन से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिल जाएंगे 2021 के अंदर, उन्होंने फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र किया है। फिर हमने ये डिस्कस किया अलग अलग कंट्री के अंदर क्या क्या कारण की वजह से लोगों ने सफ़र किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जाना
फूड सिक्योरिटी भारत के अंदर क्या क्या स्टैंड कहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो भारत के अंदर भी है लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं। फिर नेस्कैफे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को यहाँ पर दी है। देन अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया आरबीआई ने अभी रेपो रेट और सीआरआर दोनों को बढ़ा दिया है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू ये सारा काम किया गया था, तो मैंने आपको पहले तो यहाँ पे समझाया ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर मेंशन्ड है। फिर हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, वो 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया रेपो रेट क्या है, प्लस उसके बाद यहाँ पर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या है, वो सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से समझी हैं। एसएलआर समझा, सीआरआर समझा। फिर हमने डिस्कस किया आरबीआई ने यहाँ पर इस रेपो रेट को क्यों बढ़ा दिया है। फिर महंगाई के बारे में जाना। देन अगले आर्टिकल में हमने यूएस रो वर्सेस वेड केस को डिस्कस किया, जहाँ पर चर्चा की जा रही है कि यूएस के अंदर एक आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, एक बवाल देखने को मिल रहा है एबॉर्शन को लेकर, जहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे लोग फेवर में है कि अबॉर्शन को बैन कर दिया जाए, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं अबॉर्शन को बैन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूएस का जो ये केस है ये 1973 का केस है, जहां पर अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक हक बता दिया गया था कि आप लोग अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर डिबेट छिड़ती है। उसके बाद यहाँ पर मिसिसिपी अपने आप में एक कानून लेकर आता है जहाँ पर ये अबॉर्शन को बैन कर देता है। इसके चक्कर में यूएस भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सीक्रेटली डिसाइड कर रहा था कि हम लोग को ही बैन कर देना चाहिए, जिसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत के अंदर अबॉर्शन लॉस क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे मैंने आपको बताया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर पिछले साल बदलाव हुआ है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने जाना ग्रे सिलेंडर लोरिस के बारे में। तो यहाँ पर ग्रे सिलेंडर लोरिस नाम का आपको यहाँ पर एक जानवर देखने को मिल जाएगा, जिसकी यहाँ पर आबादी को लेकर एक आपको सर्वे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने जाना कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो फर वगैरह है वो कैसा होता है, इसकी हमने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में डिस्कशन किया, कहाँ पर पाया जाता है, 2 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा इसको किस किस चीज़ का खतरा है। प्रोटेक्शन स्टेटस के अंदर IUCN साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसका क्या स्टेटस है वो हम लोगों ने समझा। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।